औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातिब हूँ। हमारी होम्योपैथिक के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती रहती है। आज मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उसका ही हिस्सा है। आज हम लोग होम्योपैथी फॉर लंग्स के पार्ट 3 को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हम लोग नमूनिया को आज जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि होम्योपैथिक इसमें कहाँ तक कारगर साबित होती है और होम्योपैथिक कौन कौन सी अद्वियात हैं जो आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। नमूनिया के बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँ। एक बार याद रखें कि डॉक्टर हानीमन के अफोर्सम जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसके अफोर्सम नंबर 3 को अगर आप डिस्कस करें तो उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि एक अच्छा मुआलिज बनने के लिए इल्मुल अद्वियात, इल्मुल अमराज को जानना और इनके इस्तेमाल को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई एक मुआलिज जो है वो उतनी देर तक अच्छा मुआलिज नहीं बन सकता जब तक उसे अमराज का भरपूर इल्म ना हो और उसको अद्वियात के ऊपर पूरा जो है वो अबूर हासिल ना हो। अद्वियात कहाँ से हासिल की जाती हैं, कैसे तैयार की जाती हैं, इनमें शफा देने वाले एजेंट्स कौन से हैं और इनको किस तरह तैयार किया जाता है और किस तरह इस्तेमाल करना है। इसी तरह अमराज के हवाले से अमराज की जब बात की जाती है कि अमराज जो है उसके बारे में इल्म हासिल होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये बात आ जाती है कि आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट मेरे पास आया है वो किस मर्ज़ में मुब्तला है, उसकी क्या अलामात हैं और उसको किस तरह मैंने हैंडल करना है और उसमें कौन सी हमारी अद्वियात जो हैं वो कारगर साबित होंगी। इसमें कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम होम्योपैथी की जो रूह है सिम्टोमेटोलॉजी उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, नहीं। डॉक्टर हानीमन के अफोर्सम नंबर 3 की रोशनी में ही हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अलामात को समझने के लिए आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का भरपूर इल्म होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप मर्ज़ को ना समझ सकते हैं और ना ही आप उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं और ना ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए डेफिनेटली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रखता है और उसके बाद फिर सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन आती है। तो बात को लंबा किए बगैर हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और इसको मुख्तसरन देखते हैं। नमूनिया हमारे फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई की वजह से होने वाली इन्फेक्शन है। नमूनिया फेफड़ों के टिश्यूज़ में सोजन का सबब बनता है और फेफड़ों में स्याल या पीप पैदा कर सकता है या उससे एक्सुडेशन हो सकती है। अगर एडवांस स्टेज हो जाए, नमूनिया के ट्रीटमेंट में देर हो जाए, डायग्नोज प्रॉपर तौर पर ना हो, तो फिर जो फेफड़े हैं उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है, उनमें एक्सुडेशन शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है। बैक्टीरियल नमूनिया आमतौर पर वायरल नमूनिया से ज़्यादा शदीद होता है। वायरल नमूनिया अक्सर खुद ही ठीक हो जाता है। नमूनिया एक या दोनों फेफड़ों को मुतासर कर सकता है। अगर दोनों फेफड़े मुतासर हो जाएं तो उसे दो तरफा या डबल नमूनिया जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर जब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको इस बात की थोड़ी सी समझ भी आ जाएगी कि एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को जानना जो है वो किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका एक हदूद है, यानी वो अपनी हदूद में रहती हुई काम करती हैं, अपनी हदूद से बाहर जाके काम नहीं करती हैं। जैसे आप फ्लैटुलेंस को ले लें कि पेट के अंदर गैस का होना जो है वो एक बड़ा आम सा प्रॉब्लम है। इसमें आम तौर पर हम कार्बोवेज को इस्तेमाल करते हैं, चाइना को इस्तेमाल करते हैं, लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं। इन 3 मेडिसिन का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन तीनों मेडिसिन की जो लोकेशन है, लोकेलिटी है, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो।
जैसे हम बात करते हैं कार्बोवेज की, तो कार्बोवेज जो है ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऐसी गैस पेट में जो कि नाव से ऊपर ऊपर वाले रीजन में हो, उससे कार्बोवेज बड़े अच्छे अंदाज में डील करती है। नाव से नीचे वाले रीजन में अगर गैस पैदा होती है या गैस इकट्ठी होती है तो वहाँ पर लाइको बहुत अच्छा काम करती है। और आपके पूरे पेट में अगर गैस है तो वहाँ पे चाइना बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें ऐसे ही होता है कि अगर पूरे पेट में गैस और हम कार्बो देते जाएं, वो जिस हद तक उसका काम होता होगा वो तो करेगी, लेकिन जो मरीज़ का जो बुनियादी सिम्टम्स हैं उनको वो रिकवर नहीं कर सकेगी, क्योंकि हर मेडिसिन जो है अपनी एक बाउंड्री रखती है और उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए वो काम करती है। तो लिहाजा हमें मेडिसिन की बाउंड्रीज को जानना, मर्ज़ और मर्ज़ की बाउंड्रीज को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे अंदाज में मेडिसिन की सिलेक्शन जो है वो कर सकें। इसी टॉपिक में जब हम आगे जाएंगे तो ये चीज़ें और मज़ीद वाज़ेह होती चली जाएंगी। अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो है उसका अमल दखल इतना ज़्यादा ना होता तो डॉक्टर हानीमन कभी भी पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के आगाज़ में ही इतना स्ट्रिक्टली जो है वो हदायत जो है वो ना देते। नमूनिया की काजेज़ की जब हम बात करते हैं तो इसके बुनियादी तौर पर जो मेन काज हैं उनमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है और एस्पिरेशन जो है, ये वो 4 बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से नमूनिया जो है किसी भी फ़र्द को हो सकता है या कोई फ़र्द नमूनिया का शिकार जो है वो हो सकता है। दोस्तों, जब हम नमूनिया की टाइप्स की बात करते हैं तो अगर बैक्टीरियल नमूनिया को हम देखें कि बैक्टीरिया से होने वाला नमूनिया जो है उसमें 2 अक़साम जो है हमारे सामने आती हैं। एक कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया है और दूसरा जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया जो है वो आता है। यानी अगर हम नमूनिया को देखें तो नमूनिया में बैक्टीरियल नमूनिया, वायरल नमूनिया है, वॉकिंग नमूनिया है और फंगल नमूनिया, ये उसके असबाब हैं। बैक्टीरियल नमूनिया जो है उसके आगे मज़ीद 2 अक़साम आ जाती हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया। इन दोनों में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क है वो ये है कि ऐसे फ़र्द जो कि हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट से बाहर नमूनिया का शिकार होते हैं, कम्युनिटी में रहते हुए नमूनिया का शिकार होते हैं, उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया जो है वो नाम दिया जाता है। और ऐसा फ़र्द या अफराद जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे या हॉस्पिटल में आने जाने से उनको नमूनिया इन्फेक्शन जो है वो हुई या वो नमूनिया का शिकार हो गए तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया कहते हैं। वायरल नमूनिया की जब हम बात करते हैं तो वायरल नमूनिया के अंदर फ्लू रिलेटेड नमूनिया आ जाता है, कॉमन रेस्पिरेटरी वायरसेस जो है उनकी वजह से होने वाला नमूनिया आ जाता है, पैराडामिक नमूनिया जो है वो आ जाता है, यानी कि पैराडामिक कोई बीमारी फैलती है जैसे सार्स है, जैसे अभी रिसेंटली जो है कोरोना ने बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही फैलाई और कोरोना का जो आप कह सकते हैं एडवांस स्टेज थी उसमें एंड पर नमूनिया ही सामने आता है कि फेफड़े जो हैं वो नमूनिया का शिकार हो जाते हैं और बड़ी वर्स्ट कंडीशन में होते हैं। तो ये 3 अक़साम जो हैं वो वायरल नमूनिया के अंदर आ गई, फ्लू रिलेटेड, कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस, पैराडामिक नमूनिया। उसके बाद हमारे पास वॉकिंग नमूनिया आ जाता है, फंगल नमूनिया है और फंगस की वजह से होने वाला, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक जो है वो आ जाता है और एक्सपोजर रिलेटेड नमूनिया जो है वो आ जाते हैं। ये तो होगी नमूनिया की टाइप्स के हवाले से बातचीत। इसके बाद अगर हम सिम्टोमेटोलॉजी की बात करें, नमूनिया के सिम्टम की बात करें, तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करनी चाहता हूँ दोस्तों आपके सामने कि हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर 2 किस्म के सिम्टम जो हैं वो मिलकर एक ड्रग पिक्चर बनाते हैं। यानी हमारे यहाँ जो ड्रग पिक्चर है जो पोर्ट्रेट करता है पेशेंट हमारे पास आके हमें जो अलामात बताता है, उन अलामात को हम कन्वर्ट करते हैं या उन अलामात की रोशनी में हम दुआ का इंतखाब करते हैं। वो जो अलामात बता रहा होता है वही ड्रग पिक्चर होती है। अब उन अलामात में 2 किस्म की अलामात जो हैं वो आपको मिलती हैं। एक वो अलामात हैं जो मर्ज़ से मुंसलिक हैं और एक वो अलामात हैं जो उस फ़र्द की इनफरादी अलामात है, इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं।
मर्ज की अलामा या डिजीज सिम्टम वो सिम्टम है जो कि किसी भी कोई भी फर्द जो उस मर्ज में मुब्तला होगा उसमें वो अलामात लाजमी तौर पर आएंगी, वो एक जैसी होंगी तमाम अफराद में जो किसी भी एक मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं नमूनिया की, नमूनिया के अंदर अगर 2, 3, 4 फर्द जो हैं वो मुब्तला होते हैं तो उनमें हमें जो है वो कूल इन द हेड और थ्रॉट, गले में या सर में ठंडक के असरात जो हैं वो हमें मिलेंगे, बुखार मिलेगा कपकपाहट के साथ, चेस्ट पेन मिलेगी, नौजिया वोमिटिंग मिलेगी, अब्डामिनल पेन मिलेगी, ड्राई कफ मिलेगी और मस्कुलर एचेज यानी कि मस्कुलर ईंठन जो है वो भी उसमें हमें मिलेगी। अब ये वो अलामात हैं 6-7 जो भी नमूनिया का मरीज होगा उसके अंदर ये अलामात जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ये डिजीज सिम्टम्स हैं, यानी कि ये वो अलामात हैं जो हर उस मरीज के अंदर मिलेंगी जो नमूनिया का शिकार हुआ है, इसे हम डिजीज सिम्टम्स कहेंगे। लेकिन अब अगर एक फर्द है जिसको बुखार रात को हो रहा है और दूसरा फर्द है उसको बुखार सुबह को होता है, रात को उसका टेम्परेचर ठीक हो जाता है, ये इंडिविजुअल सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, इनफरादियत जिसको हम बोलते हैं होम्योपैथी में, ये वो आ जाती है जो कि मददगार साबित होती है अद्वियात की तलाश में, अद्वियात की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में एक फिजिशियन के लिए मददगार साबित होती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं अब्डोमिनल पेन है, कुछ पेशेंट आपको मिलेंगे जिनको सीधा होने से पेन में जो है वो कमी आ जाती है, कुछ होंगे जिनको आगे झुकने से पेन में कमी आती है, किसी में कटिंग पेन होगी, बाइटिंग पेन होगी, ये मुख्तलिफ किस्म की दर्दों की सेंसेशन जो है वो मुख्तलिफ मरीज़ों में पाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ अद्वियात की तरफ निशानदेही करती हैं। यानी मरज़ एक है, मरज़ नमूनिया ही है, लेकिन उसमें हर फर्द के अंदर जो है वो कुछ अलामात जो हैं, जो डिजीज़ सिम्टम हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन उसकी जो इनफरादी अलामात हैं वो मुख्तलिफ हैं। कोई पेशेंट आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जी सुबह के वक्त मेरी तबीयत बेहतर होती है, रात को जैसे जैसे रात आती है मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। कुछ कहेंगे जी मैं रात को बड़ा इजी होता हूँ, सुबह को मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो ये जो इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं ये हमें प्रॉपर गाइड करते हैं कि हमने कौन सी दवा जो है वो पेशेंट को देनी है। तो ये नमूनिया के सिम्टम्स के हवाले से बातचीत हो गई कि नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं, हम डिजीज़ सिम्टम की बात करें। आगे जाकर जब हम मेडिसिन को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक ही बीमारी के अंदर मुख्तलिफ अद्वियात हैं, उनकी मुख्तलिफ जो है वो आपको सिम्टम मिलते हैं कि मुख्तलिफ अफराद नमूनिया में मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करती है, उनकी सेंसेशंस, उनकी एग्रीवेशंस जो हैं, मोडालिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। और यही होम्योपैथी की खूबसूरती है और यही होम्योपैथी को दीगर शोबाए तिब जो हैं उनसे मुमताज़ करती है कि होम्योपैथी इतनी बारीक बीनी में जाकर, इतनी गहराई में जाकर पेशेंट को डील करती है कि उसकी माइंड सिम्टम तक, एक बीमारी से उसके माइंड की अलामात में आने वाली तब्दीलियों तक को होम्योपैथी जो है वो डिस्कस करती है। यानी सर से लेके पाँव तक जो भी चेंजेस आती हैं वो होम्योपैथी में डिस्कस होती हैं। और यही वजह है कि होम्योपैथी में एक स्लोगन इस्तेमाल होता है कि हम जो है वो मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिसमें हमने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया है कि जो ये स्लोगन इस्तेमाल होता है कि हम मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं, उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है, उसके पीछे क्या मामलात हैं और ये स्लोगन क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इस स्लोगन में सच्चाई किस हद तक मौजूद है। जिस दोस्त को इसका लिंक चाहिए वो रब्ता कर सकता है। आप भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0333 65 10 921, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 0305 64 66 919 पे आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। 0314 64 66 919 पर भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब एक बड़ी मज़ेदार किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है
जो कि है मैथमेटिक डायग्नोसिस कंपैरिजन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाली जो तकलीफ़ात हैं, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनको मैथमेटिकली हम किस तरह डायग्नोस करेंगे। हम किस तरह देखेंगे कि मेरे पास जो पेशेंट आया है उसकी जो कैफियत है मौजूदा रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो सोरा में आती है, वो साइकोसिस में आती है, या वो सिफिलिस में आती है। ये चीज़ भी बड़ी मुआवन साबित होती है। मैथमेटिक थ्योरी के ऊपर अबूर हासिल होना जो है वो भी एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, एक अच्छा डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है एक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए। तो आए दोस्तों, हम अब देखते हैं कि अगर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेशेंट इन्फेक्शन के साथ हमारे पास आता है तो कौन सी अलामत होंगी, तो वो सोरिक स्टेज पे होगा, कौन सी अलामत होंगी वो साइकोसिस स्टेज पे होगा, और कौन सी अलामत होंगी तो वो सिफिलिटिक स्टेज पे होगा। तो लिहाजा जब हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि वो सोरिक स्टेज पे है, साइकोसिस स्टेज पे है या सिफिलिटिक स्टेज पे है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम उसके लिए एंटी सोरिक, एंटी साइकोसिस और एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन जो है वो भी साथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी साथ दे सकते हैं, और हमें केस को समझने में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आए हम देखते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर जो पेशेंट हमारे पास अफेक्टेड आया है उसके अंदर बर्निंग पेन्स हैं विद बैंड लाइक सेंसेशन अराउंड द चेस्ट, कि उसकी जो छाती है उसके इर्द गिर्द यूँ महसूस होता है जैसे एक बैंड जो है वो बंधा हुआ है, एक पट्टी बंधी हुई है, और उसके साथ बर्निंग यानी जलनदार दर्दें हो रही हैं। मेनली अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद रिकरेंट कैचिंग ऑफ कोल्ड, और वो उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ऊपर वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ज़्यादा मुतासर होता है, और मरीज़ बार बार सर्दी से मुतासर हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो सोरिक स्टेज पर मौजूद है। उसकी काफ़ी ड्राई, टीजिंग एंड स्पेस्मोडिक इन टाइप, अगर उसकी खांसी जो है वो खुशक है, तंग करने वाली है, तशंजी खांसी है, अचानक उसको जो है वो खांसी आना शुरू हो जाती है। स्कैनिटी एंड टेस्टलेस एक्सपेक्टोरेशन, और उसके जो बलगम का अखराज है वो कम और टेस्टलेस होता है, उसमें किसी किस्म का जायका जो है वो मौजूद नहीं है। रेस्पिरेशन स्लो एंड सॉलो, उसकी जो रेस्पिरेशन है वो स्लो है, यानी कि सांस आस्ता आस्ता ले रहा है, और उसके साथ उसके चेहरे का रंग जो है वो पीला हो रहा हो, और उसकी जो मर्ज़ है उसकी अलामात में विंटर और कोल्ड में एग्रवेशन हो जाती हो, ज़्यादती हो जाती हो, जबकि गर्मी से अमूमी तौर पर गर्मी से और जो कुदरती अखराजात हैं उनके अपीयर होने से, उनके आने से, उनके जारी होने से कमी हो जाती हो, तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो सोरिक स्टेज पर है। अगर स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट, फीचर ऑफ इनकोऑर्डिनेशन इंक्लूड डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कि अगर उसकी छाती में दर्दें स्टिचिंग वाली हैं, चुभनदार दर्दें जो हैं उसको महसूस हो रही हैं, सोरा में जलनदार दर्दें महसूस हो रही हैं, साइकोसिस में चुभनदार दर्दें उसको महसूस हो रही हैं, और उसके जो आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आप कह सकते हैं कि इनकोऑर्डिनेशन उसमें जो है वो पाई जा रही है, उसके ब्रोंकाई, उसके ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो डायलेट हो गए हैं, फैल गए हैं, तो आप समझ लें कि पेशेंट जो है साइकोसिस स्टेज पर आ गया है। यानी कि सोरा में जब जो हम कहते हैं कि इसमें इब्तदाई तौर पर सोजिश वगैरह आती है, साइकोसिस में अफ़ाल मुतासर होते हैं, और सिफिलिटिक जो स्टेज होती है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, वहाँ पर सिस्टम के टिश्यूज़ की तबाही जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ मिल रही है कि जैसे ही साइकोसिस स्टेज में पेशेंट दाखिल होता है तो वहाँ पे उसकी पेन की नोयत चेंज हो गई, वहाँ पर उसके जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें डायलेशन आना शुरू हो गई, उनके अफ़ाल जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो गए, खांसी जो है हार्ड, रैकिंग कफ, सख्त तेज़ खांसी जो है वो उसमें आती है। उसके बाद वेरी लिटिल एक्सपेक्टोरेशन यूजली येलोइश और क्लियर, तो आम तौर के ऊपर
बलगम बड़ी थोड़ी सी निकलती है, जिसका रंग जो है वो या तो पीला होता है या ट्रांसपेरेंट आप कह लें वो होता है। रैपिड रेस्पिरेशन और उसका जो तनफ़्फ़ुस का प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस है, वो तेज़ होता है, यानी कि जल्दी जल्दी वो सांस जो है वो लेता है। उसको ऑक्सीजन की कमी फील हो रही होती है, तंगी तनफ़्फ़ुस हो रही होती है, दम घुट रहा होता है, तो वो छोटे छोटे तेज़ तेज़ सांस जो है वो लेता है। जबकि हम जब सोरा की बात कर रहे थे तो उसमें वो सांस आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है। इसी तरह नमी जो है उससे ज़्यादती आती है, नमी वाली जगह पे जाने से ज़्यादती आती है, और सीज़न में चेंज जब आती है तो भी उसकी तकलीफ़ात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह अब्डामन या पेट के बल लेटने से तकलीफ़ात में कमी आती हो तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो साइकोसिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद अगर हमारा जो थ्रॉट है उसमें रानेस पाई जाती हो, सोरनेस पाई जाती हो, इसके अलावा उसमें अल्सरेशन आ गई हो, डिस्ट्रक्शन आ गई हो, कैविटी फार्मेशन आ गई हो, या पीप पड़ना का अमल जो है वो शुरू हो चुका हो, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन जिसको कहा जाता है, तो आप समझ जाएं कि पेशेंट एडवांस स्टेज पे आ गया है। अब वो सिफिलिस में या सिफिलिटिक स्टेज में जो है वो दाखिल हो गया है। इसमें जो सिफिलिटिक स्टेज होती है इसमें पैरोक्सिमल खांसी आती है, यानी कि अचानक शदीद तेज़ खांसी आती है, तशंजी खांसी होती है और कोई पता नहीं होता वो शुरू हो जाती है और पेशेंट के लिए बड़ी तकलीफ दे खांसी होती है। इसमें आने वाली जो बलगम होती है वो क्लियर स्टिकी थ्रेड लाइक डिस्चार्जेस इसमें आते हैं और डिस्पनिया इसमें पाया जाता है, तंगी तनफ़्फ़ुस जो है वो पाया जाता है बिफोर गोइंग टू बेड और वाइल लाइंग डाउन, कि जब वो बेड पे जाए या सोने के लिए लेटता है तो उसके सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह रात के वक़्त और सुबह के दौरान इसकी जो अलामात होती हैं उनमें ज़्यादती पाई जाती है। ये दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन था मैथमेटिकली जो आपको बताया गया कि सोरिक स्टेज में पेशेंट की क्या कैफियत होती है, साइकोसिस स्टेज में पेशेंट की क्या कैफियत होती है और सिफिलिटिक स्टेज में पेशेंट की क्या कैफियत होती है। आप इसी चीज़ को मज़ीद और इन्हांस कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क करके, काम करके, रिसर्च करके। ये चीज़ें बताने का मकसद आपको सोच के नए ज़ाविये बताना है, आपको ये बताना है कि आप इस अंदाज में भी सोच सकते हैं, आप इस अंदाज में भी सोच सकते हैं और इस तरह मेहनत करके आप अपनी फील्ड के अंदर एक कामयाब होमपैक बन सकते हैं और मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन मसीहा जो है वो साबित हो सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा जो है वो तारफ़ लेते हैं कैंटर रेपेटरी के अंदर जो रेप्टोरियल रूबरिक्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, उन्हें हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है। इसका मैं मुख्तसर तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा ताकि एक आइडिया जो है वो आप तक पहुँच जाए, क्योंकि हमारा ये सिलसिला आगे चलना है। अभी इसमें कुछ वीडियोज़ हो आएंगी नमूनिया के ऊपर और उसमें फिर हम कुछ मेडिसिन को जो अहम तरीन मेडिसिन हैं नमूनिया के अंदर उनको हम तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। अब अगर हम रेप्टोरियल रूबरिक्स देखें कैंड्रोपैथी के अंदर तो इसमें चेस्ट इन्फ्लेमेशन, लंग्स, पेज नंबर 835 से 836 तक इसको बयान किया गया है। इसमें एकोनाइट आती है, टमटाट है, आर्सेनिक है, ब्रायोनिया है, कार्बोवेज है, चैलिडोनियम है, फेरोफास है, हैपर है, लुबीला है, लाइको है, मरक है, फास है, पल्स है, रेस्टॉक्स है, सिनिका है, सीपिया है, सल्फर है, वराइटम वगैरह है। हमने यहाँ पे वो मेडिसिन ली हैं जो कि अहम तरीन है, जो फर्स्ट ग्रेड आप कह लें जिनको कैंट कहता है, उनको हमने लिया है। दूसरी सेकंड ग्रेड मेडिसिन को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो यहाँ पे अहम तरीन मेडिसिन जो हैं वो हैं, तो उनमें से भी अहम तरीन के नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर दोस्तों को ये स्लाइड चाहिए हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0333 65 921 पर, 0305 64 66 919 पर। इसी तरह ड्राई कफ है, इसमें एकोन आ जाती है, एकोनाइट आती है, एलुमिना है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक आयोडाइड, बेल, ब्रोम, ब्राइनिया, कोकेरिया, कार्बो एनिमेलस है, चाइना है, हायोसाइमस है, इग्नेशिया है, कालिका, ब्लैकसीज है, नाइट्रम एक्टिकम है, नाइट्रम म्योग है, नक्स है, पेट्रोलियम है। इसी तरह इसके अंदर पल्स आ जाती है, सल्फर, ट्यूबरकुलिना वगैरह इसमें
शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो अलामत आ जाती है कि कफ टर्मेंटिंग के तकलीफ दे खांसी हो, तो उसमें आर्सेनिक, बेल, कॉस्टिकम, ड्रोस्ट्रा, एपिका आ जाती है। कफ हार्ड, बेल, कालिका, स्टेनम आ जाती है। और कफ वैकिंग, शदीद दर्द के साथ खांसी हो रही हो, तो उसमें एग्रीकस, बेल, ब्रायोनिया, कार्बोवेट, कॉस्टिकम, कोकस, उसके बाद इग्नेशिया, कालिका वगैरह इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इन मेडिसिन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम तीन सिम्टम अगर पता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इनमें से पिक कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो किस मेडिसिन की तरफ जा रहा है। इसके बाद जो एक और अलामत मौजूद है कैंट रेपेटरी के अंदर एक्सपेक्टोरेशन के हवाले से, वो कैंटी एक्सपेक्टोरेशन है, यानी खंखारना पड़े पेशेंट को, उसमें फास है और स्टेनम है। इसके बाद हमारे पास रिसाइड एक्सपेक्टोरेशन आ जाती है, यानी गाढ़ा मवाद निकले, गाढ़ी बलगम जो है वो निकले, तो उसमें जो है एलोमिन, अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कोकस कैक्टाई, हैपर, उसके बाद कालीबाइक्रोम बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है इस हवाले से, फास्फोरस है, पर्स है, संबोकस है, सनीगा है, स्टेनम वगैरह जो है ये मेडिसिन आ जाती हैं। इसके बाद एक और रुपैट्री को भी हम डिस्कस करते हैं इसी वाले से, तो वो मार्फी रुपैट्री आ जाती है कि मार्फी के अंदर लंग्स, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन में एस्कुलस है, एंटमटार्ट है, आर्सेनिक, ब्रेटाम्योर, ब्राइनिया, ड्रोस्ट्रा, फेरमफास, हैपर, एपिका, ग्लाइको, नेट्रम सल्फास, पर्स, रूमैक्स, सैनिगा वगैरह वगैरह इसमें शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास लंग्स, निमोनिया इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन लंग्स, इसमें भी एकोनाइट है, एंटमटार्ट है, आर्सेनिक आयोडाइड है, ब्राइनिया है, कार्बोवेज आ जाती है, चैलिडोनियम है, फेरमफास है, हैपर है, कालीकार्ब है, लोबेला है, लाइको है, मरक है, फास है, पल्स है, रस्टॉक्स, सेनिका, सीपिया, सल्फर, ब्रेटोमराइड वगैरह इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन हुई। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिटेल में जाएंगे और हम देखेंगे कि नमूनिया हमारे लंग के कौन कौन से हिस्से को जो है डिस्टर्ब करता है और वहाँ कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो कारगर साबित होती है, कि लंग्स के अपर पोर्शन में, अपर लोब अगर डिस्टर्ब है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो हमें कौन सी मेडिसिन कारगर साबित होगी। अगर रेस्पिरेटरी अपर पोर्शन जो है वो मुतासर है, इन्फेक्टेड है, तो कौन सी अद्वियात हैं। लोअर पोर्शन है तो कौन सी अद्वियात हैं। लोअर पोर्शन है तो उसकी राइट साइड में कौन सी अद्वियात हैं, लेफ्ट साइड में कौन सी अद्वियात हैं। अगर राइट साइड है तो उसकी अपर लोअर लोब में कौन कौन सी अद्वियात आ जाती हैं। लेफ्ट साइड है तो उसकी अपर, मिडल, लोअर लोब में कौन कौन सी मेडिसिन है, कि अगर अपर लोब मुतासर है तो कौन सी अद्वियात वहाँ पे कारगर होंगी। मिडल लोब अगर मुतासर है तो कौन सी अद्वियात कारगर साबित होंगी। अगर लोअर लोब इन्फेक्टेड है नमूनिया से तो कौन सी मेडिसिन जो है वो कारगर साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी इस कोशिश को सराहते रहेंगे। आप दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सकें और जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक भी ये खूबसूरत और मालूमात से भरी हुई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुआलिजीन बिलखुसूस हम पे डॉक्टर्स के हाथों में ख़ुसूसी शिफा नाज़िल फरमाए, ताकि हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाया है हम उससे अच्छे अंदाज में जो है वो करके मुकम्मल करके अल्लाह ताला के आगे सुरखरू हो सकें और दूसरी इंसानियत की खिदमत कर सकें। जाते जाते मैं दोबारा आपको बताता जाऊँ, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 0333 65 10 921 पर, और कॉल कर सकते हैं 0305 64 66 919 पर, 0314 64 66 919 पर। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी सिलसिले का चौथा हिस्सा जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, जो कभी भी इग्नोर करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।